नमस्कार, वायर की इस बातचीत में आपका स्वागत है। पिछले 6 महीनों से पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार 3 फार्म लॉस के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स में भी टिकरी, अलग-अलग बॉर्डर्स में सिंघू, गाज़ीपुर, अलग-अलग बॉर्डर्स में उन लोगों ने इस ठंड को झेलते हुए लगातार कैंपिंग करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मगर इस पूरे 6 महीनों के दौरान हमने टेलीविज़न में या नेशनल मीडिया में इतना कवरेज नहीं देखा होगा जितना कल रिपब्लिक डे में उनका ये जो डिसीजन था कि रिपब्लिक डे के दिन ट्रैक्टर रैली निकालेंगे अलग अलग दिशाओं से। उतना कवरेज हमने पिछले 6 महीनों में उनकी मांगों में का जो है मांगों का और उनके डिमांड्स का या फिर सरकार के साथ उनके जो नेगोशिएशंस हुए उनका पक्ष कभी हमने इतने ज़्यादा दृश्यों के साथ नहीं देखा है। मगर कल 2 इंसिडेंट हुए ट्रैक्टर्स रैली में। एक जो रेड फोर्ट के ऊपर कुछ एक किसानों का एक जत्था चढ़कर वहाँ पर प्रदर्शन उन्होंने किया, पुलिस के साथ कुछ आईटीओ में हाथापाई हुई। ये जो विजुअल्स आए, ये कल ट्रैक्टर की जो अलग अलग जगहों में रैलियाँ हुई उसको पूरी तरीके से, या किसानों के जो डिमांड है उनको पूरी तरीके से इनविजिबलाइज करते हुए इनको ज़्यादा तवज्जो देकर पुलिस ने भी और बिग मीडिया जो है, लेगेसी मीडिया है, उनको इसको दर्शाते हुए किसानों के मूवमेंट को एक अनार्किक, एक अराजक स्वरूप देते हुए उन लोगों ने प्रोजेक्ट किया। इन सारे जो एस्पेक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अपूर्वानंद है, सिविल राइट्स एक्टिविज़म में हमेशा ही आगे रहे हैं। वो हमारे साथ बात करेंगे, हम उनका व्यू लेंगे कि ये जो कल के जो दृश्य थे और ये जो पूरा जो 6 महीने का किसानों का मूवमेंट था उससे कल के जो रैली हुई, जो इतने सारे हुए, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आने वाले दिनों में किसानों के मूवमेंट को हमें किस तरीके से देखना चाहिए। अपूर्वानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मैं यही पूछूंगा कि कल के दृश्य काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके से दिखे गए, मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, ज़्यादातर अलग अलग जगहों में हमारे जो रिपोर्टर्स थे उन लोगों ने यही कहा कि 80% से ज़्यादा रैली जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से चला। लेकिन ये जो 20% के आसपास जो उनके किसानों का जत्था था, जो उन लोगों ने रूट तोड़े और इस तरीके से रूट तोड़कर रेड फोर्ट पर गए और पुलिस वालों के साथ उनकी झड़प भी हुई, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है और इस किस्म का आंदोलन हो जिसे कोई एक दल नहीं जिसका नेतृत्व कर रहा है, कोई एक विशेष राजनीतिक दल नेतृत्व नहीं कर रहा है, या कोई एक विचारधारात्मक प्लेटफॉर्म जिसका नेतृत्व नहीं कर रहा है, जिसमें बहुत ही अलग अलग किस्म के लोग आ रहे हों, तो उनसे यह उम्मीद करना कि वो किसी एक अकेले कमांड के नीचे चलेंगे, यह एक तरह का भोलापन है। पहली बात तो ये है कि हमें आंदोलनों के चरित्र को समझना चाहिए, और दूसरी बात ये कि हमें हमेशा ये मानना चाहिए कि आंदोलन व्यवस्था के अनुकूल, यानी व्यवस्था की शांति बनाए रखते हुए नहीं चलते हैं। आंदोलनों में हमेशा उत्तेजना होती है। इसी दिल्ली में हमने 2012 में जो बलात्कार हुआ था सड़क पर बस में एक महिला का, उसके खिलाफ जो गुस्सा फूटा था, हमने वह आंदोलन देखा है जिसमें आंदोलनकारी राष्ट्रपति भवन तक चले गए थे। उसमें भी पानी की बौछार हुई थी, उसमें भी काफ़ी कुछ हुआ था। लेकिन उस वक्त मीडिया की, और ये वही मीडिया है, बहुत सारे लोग वही हैं, प्रतिक्रिया वह नहीं थी, वह अनुकूल प्रतिक्रिया थी, वो आंदोलनकारियों के पक्ष में थी। अभी आंदोलनकारियों के खिलाफ है। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि आंदोलन है, और आंदोलन में यह उम्मीद करना कि वह सुव्यवस्था रखेगा, यह उम्मीद गलत है। और आंदोलन के कई स्तर होते हैं और कई तरह के लोग होते हैं, लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। जैसा आपने खुद ही कहा, आप खुद सड़क पर थे, मैंने आपकी रिपोर्ट भी पढ़ी, और मैंने कल कई लोगों से बात की जो अलग अलग जगह पे थे, कार्यकर्ता भी और रिपोर्टर भी, और 80% नहीं, मुझे लगता है 90% से ऊपर की जो रिपोर्ट थी वो यह कि बिल्कुल ही शांतिपूर्ण था।
बल्कि शहर के लोग स्वागत कर रहे थे। तो एक हिस्सा था जिसने बैरिकेड तोड़े और जो रास्ता तय था पहले से उस रास्ते पर ना चल के वो दिल्ली में आया एक बड़ा समूह, और उसके बाद वो अलग अलग जगहों पे बिखर गया, यानी ITO पर आया और लाल किले पर एक जत्था चला गया। तो यह समझना चाहिए कि यह कई महीनों से एक बांध दिया गया है और इस उत्तेजना को कल निकलने का मौका मिला, और उसमें एक बहुत छोटा सा हिस्सा उस रास्ते पर नहीं चला जो रास्ता उनके नेताओं ने तय किया था। तो इससे पूरे आंदोलन को यह घोषित कर देना कि यह आंदोलन अराजक हो गया, या आंदोलन हिंसक लोगों के हाथ में चला गया, या आंदोलन आखिरकार किसान आंदोलन के नेताओं के नियंत्रण से बाहर चला गया, उनको पूरे की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो कहा जा रहा है ये इसलिए गलत है कि कल सिर्फ दिल्ली में मार्च नहीं हुआ था, कल पूरे भारत में मार्च हुआ था कई जगहों पर, और कहीं से हिंसा की खबर नहीं है। और मैं अगर बहुत गलत नहीं हूँ तो दिल्ली में भी जानो माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस के साथ झड़प हुई है, लेकिन हज़ारों ट्रैक्टर दिल्ली घुसे, जैसा कहा जा रहा है, दिल्ली में आए, घुसे कहना गलत है, उससे लगता है कोई आक्रमण हो रहा है। दिल्ली में आए और दिल्ली से वापस चले गए। एक मकान को खरोंच नहीं आई, किसी सार्वजनिक संपत्ति को खरोंच नहीं आई, एक बस का शायद कुछ शीशा टूटा जिसको रोकने के लिए लगा दिया था पुलिस ने। बैरिकेड सिर्फ हटाए गए। अगर हम उस बैरिकेड्स को कहेंगे कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और उनको हटाना पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान है, तब बात अलग है। दिल्ली की जनता को कोई चोट नहीं आई, कहीं से कोई चोट नहीं आई। तो क्या ये अपने आप में असाधारण बात नहीं है कि दिल्ली में लाखों लोग आते हैं और आकर वापस चले जाते हैं? इसके बाद भी हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वे हिंसक थे। मुझको ये सुन के ही बहुत आश्चर्य हुआ। जी, और मतलब जिस तरीके से पिछले 6 महीने के शांतिपूर्ण आंदोलन रहा, उसको एक दिन के, वो भी जो एक छोटा सा सेक्शन जो अलग हट के अपनी रैली उन्होंने निकाली, उसके बेसिस पे इसको जज किया जा रहा है। और ज़्यादातर जो मीडिया चैनल्स जो कल इस तरीके से डिमोनाइज करके इस रैली को दिखा रहे थे, वो लगातार पिछले 6 महीने से सरकार के समर्थन में ही खड़े हुए हैं, और लगातार ये जो कानून है, जो 3 कानून हैं जिनके खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थन में भी वो ज़्यादातर पैनलिस्ट बुला रहे हैं और एक एडिटोरियल उन्होंने स्टैंड लिया। लेकिन आपने बात की एक उत्तेजना की, एक आंदोलन की। बहुत सारे किसानों से मैंने जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि सरकार उनकी सुन नहीं रही है। जो नेगोशिएशन का जो प्रोसेस है, जो 11 राउंड के लगभग ये हो रहा है, उसमें लगातार सरकार अपने स्टैंड में अडिग रही है। लगातार किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि ये रिपील कर दिया जाए। तो कहीं क्या आपको लगता है कि कल का जो ये पूरा रिपब्लिक डे का जो एक सिंबलिज्म है ट्रैक्टर रैली का, तो वो इस उत्तेजना की बात आपने की, तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार को भी लेनी पड़ेगी? पूरी तरह से इसकी जिम्मेवारी सरकार की है। और मैं इत्तेफाक से इस वक्त 1919-20 के गांधी को पढ़ रहा था, जिस वक्त रॉलेट एक्ट लागू किया गया था और उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। और गांधी के बारे में आप जानते हैं कि अहिंसा को लेकर वो किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते थे। इसके चलते उन पर बहुत तरह के आक्रमण भी हुए हैं। रॉलेट एक्ट को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें एक घटना हुई पेशावर में जो हिंसक घटना थी, और उसको लेकर गांधी की काफ़ी आलोचना होने लगी, और जिसको सिविल रेजिस्टेंस वो कहते थे, पैसिव रेजिस्टेंस नहीं। उन्होंने कहा कि मैं करेक्ट करना चाहूँगा, इट्स सिविल रेजिस्टेंस, इट्स नॉट पैसिव रेजिस्टेंस एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल रेजिस्टेंस। तो पेशावर की घटना को लेकर कहा गया कि ये तो पूरा हिंसक हो रहा है और कोई नियंत्रण नहीं है। गांधी ने कहा कि देखिए, मैं ये कबूल करता हूँ कि वो हुआ, और अगर आप इसको गलती कहते हैं तो हुआ, लेकिन यह बात पहले यह सवाल किया जाना चाहिए कि अगर सरकार ये गलत कानून नहीं लाती, रॉलेट एक्ट, तो जनता को आंदोलित करने का कोई कारण ही नहीं था। जनता आंदोलन ही नहीं करती, और अगर वो आंदोलन नहीं करती तो कुछ इस तरह के तत्व जिन्होंने यह किया, उनको भी यह मौका नहीं मिलता। तो इस पूरी परिस्थिति को पैदा करने के लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर मैं 1919-1920 के गांधी को पढ़ते हुए कहूँ, तो आज मैं ये कहना चाहूँगा
कि भाई आज से 6 महीना पहले या उसके पहले किसान क्या कह रहे थे। वो आपसे अर्जियां लगा रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे, पिटिशंस कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने पंजाब में दूसरी जगहों पे सभाएं करना शुरू किया, अर्जियां लगा रहे थे ना, आवेदन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सुनिए, आपने अहंकार में कहा कि नहीं, हम नहीं सुनेंगे। फिर उन्होंने आंदोलन को दूसरे चरण में लाने का फैसला किया और दूसरे चरण में वे पंजाब में अलग अलग जगह उन्होंने धरने किए। और जब वहाँ भी बात नहीं सुनी गई, पंजाब, हरियाणा और दूसरी जगहों पे पूरे भारत में अलग अलग क्षमता के अनुसार, तब उन्होंने तय किया कि वे दिल्ली की ओर कूच करेंगे। कूच शब्द गलत है, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली चलेंगे। और अब तक के जीवन के अनुभव में मैं जानता हूँ कि कई बार ऐसा हुआ है जब राजनीतिक दलों ने राजनीतिक प्रश्नों पर दिल्ली चलो का आह्वान किया है और दिल्ली में रैलियाँ हुई हैं। कई रैलियों में हम जैसे लोग आए हैं बिहार और दूसरी तमाम जगहों से, और इसको कोई दिल्ली पर हमला नहीं माना गया है ना। ये नहीं माना गया है कि हम तुमको दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, दिल्ली एक किला है और दिल्ली को भेदने की कोशिश की जा रही है, दिल्ली पर हमले की कोशिश की जा रही है। इस बार कुछ ऐसा शुरू से बांधा गया समा कि दिल्ली पर हमले की कोशिश हो रही है, किसान निकल पड़े हैं और वो हमला कर देंगे। और हरियाणा और दूसरी जगहों से ही दिल्ली की किलेबंदी शुरू हो गई। तो ये जो पूरी सरकार, पहले तो सरकार ने ये कानून लागू किए जो किसानों के हित के खिलाफ हैं और किसान ये बात कह रहे थे, तो सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी है। दूसरे, सरकार ने जिस तरह प्रतिक्रिया की कि पहले उसने उनके आवेदन सुने नहीं, है ना। सबसे पहले तो राज्यसभा में जो बहस होनी चाहिए थी वहीं से हम शुरू करें कि अगर राज्यसभा के उपसभापति ने सही तरीका अपनाया होता, प्रक्रियाएं सही अपनाई होती, तो हम आज इस स्थिति में ही नहीं पहुंचते। अगर आपने सेलेक्ट कमेटी को ये बिल्स भेज दिए होते जो अपोजिशन कह रहा था, लेकिन आपके पास संसद में संख्या का अहंकार है, संख्या का बल है, और आपने राज्यसभा में सारी प्रक्रियाओं की धज्जी उड़ा दी और आपने कानून पास कर लिया, पारित कर लिया, और आप बहुत खुश हुए कि हमने कानून लागू कर दिया। लेकिन जनता जिसने आपको वोट दिए हैं वो तो बाहर है, वो कह रही है। और तो इसलिए पहली गलती वहाँ है, कानून लाना, कानून जिनको लेकर बनाया जा रहा है उनसे कोई बातचीत नहीं करना। दूसरी गलती, सारी संसदीय प्रक्रियाओं की धज्जी उड़ा देना संख्या के अहंकार के बल पर। तीसरी गलती कि उसके बाद भी जब आपसे कहा जा रहा है कि आप सुनिए, तो कहना कि हम नहीं सुनेंगे। चौथी गलती कि जब किसान आंदोलन के लिए निकले तो आपने उनको कहना शुरू किया कि वे खालिस्तानी हैं। आपने ये कहना शुरू किया कि इसमें जिहादी तत्व घुस गए हैं। जब वे दिल्ली के करीब पहुंचे तो यह हर जगह लिखा जाने लगा कि इसमें जिहादी तत्व भी एनआईए के नोटिस भी बहुत लोगों को मिले। और बाद में आपने ये इससे सिद्ध हुआ कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने, मुझे मालूम हुआ है कि तकरीबन 200 नोटिसेस भेजी हैं या 300। तो आपने नोटिसेस भेजना शुरू किया और आपने चारों तरफ जो आपका समर्थक मीडिया है उससे यह माहौल पैदा करने की कोशिश की कि भारत विरोधी तत्व दिल्ली पर अब हमला करने आ रहे हैं। तो यह कोई राजपाट नहीं चल रहा है। दिल्ली किसी राजा की राजधानी नहीं है, कोई विरोधी सेना नहीं आ रही है हमला करने। ये भारत की जनता है जो दिल्ली अपनी राजधानी में आकर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहती है। और जिस प्रकार सड़कें खोद दी गई जब किसान आ रहे थे, जिस तरह उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह वाटर कैनन चलाया गया और जिस तरह घृणा का प्रचार किया गया, तो इससे ये साबित होता है कि सरकार ने किसानों को अपने दुश्मन की तरह देखा। किसान जो भारत की जनता हैं, जो भारत के मतदाता हैं, उनको दुश्मन की तरह पेश किया गया। तो पहले ही सरकार ने बातचीत का रास्ता बंद किया और उसके बाद जब बातचीत शुरू हुई, तो जब भी आप बातचीत शुरू करते हैं तो बातचीत का माहौल बनाना पड़ता है और माहौल विश्वास का होता है। यानी मेरा आपसे विरोध है, लेकिन हम जब बात के लिए बैठे हैं तो मैं आपके विरुद्ध बोलना बंद करूंगा। यह पहली शर्त होती है कि मैं आपके खिलाफ बोलना बंद करूंगा। लेकिन हर बार जब बातचीत का दौर होता था उसके बाद सरकार का मंत्री निकल के ये कहता था कि इसमें शरारती तत्व हैं, ये बाहरी तत्व हैं, इसमें खालिस्तानी हैं। और जागरूकता फैलाने के नाम पर जो देश में इन्होंने सभाएं शुरू की उसमें भी यही प्रचार किया। तो फिर किसानों के अंदर किसानों को यह लगने लगा कि ये दरअसल ईमानदारी से बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन पर भरोसा कैसे किया जाए।
जो वो डिस्ट्रस्ट का जो एक माहौल पैदा हुआ है किसान और सरकार के बीच में, वो लगातार आंदोलन, ये जो किसान आंदोलन में दिखता रहा है। ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सेस मैंने जितनी बार भी किसान यूनियन से बात की है, वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स रही है कि नहीं हम ये करेंगे, ये हमें इस तरीके से ये ज़मीन हमारी छीनने की साजिश है, ये जो काले कानून के नाम पे जो वो कर रहे हैं। लेकिन और जैसा कि आपने कहा कि किस तरीके से लगातार इस मूवमेंट को डीलेजिटिमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, तो आने वाले, मगर कल के जो विजुअल्स है वो इतने ज़्यादा प्रकाशित हुए, तो उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो किसान नहीं हैं मगर लगातार इन मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं। वो आज कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो एक अपोलोजेटिक साउंड कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ शांतिपूर्वक तरीके से चलना चाहिए, और इसीलिए शायद संयुक्त किसान मोर्चा है या फिर अलग अलग जो यूनियंस हैं, उन्होंने अपने आप को एक लेवल पे डिस्टेंस किया उन लोगों से जिन लोगों ने रूट तोड़ा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह आदर्श स्थिति है कि नेतृत्व ने जो तय किया था वही होना चाहिए था। अगर नेतृत्व ने एक रास्ता तय किया, सहमति बनी कि इस रास्ते पर चलना है, तो उसी रास्ते पर चलना, यह आदर्श स्थिति है। लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी आदर्श स्थितियां होनी चाहिए, और वे कल नहीं थी। यह बात कि किसान आउटर रिंग रोड पे चलना चाह रहे थे, आउटर रिंग रोड पर क्यों नहीं पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त के साथ उनको चलने दिया जा सकता था? क्यों किसानों को जो लगा वो ये कि उन्हें दरअसल इनविजिबलाइज करने की कोशिश हो रही है, कि अगर आप उनको बवाना ढकेल देते हैं, कहीं और ढकेल देते हैं, तो वो दिल्ली के लोगों से एक तरह से साझा करने आए हैं अपनी बात। सरकार से तो कहने ही आए हैं, लेकिन ये प्रतीकात्मक था कि हम दिल्ली की सड़क पर चल सकते हैं। तो यह क्रोध एक उनके भीतर था, और जैसा मैंने कहा कि होना वह चाहिए था जो तय हुआ था। लेकिन इस प्रकार के आंदोलनों में, जहां मैंने जैसा कहा कि कोई सिंगल कमांड नहीं है, एक कमांड नहीं है, और एक बिंदु से लोग नहीं चल रहे हैं, अनेक बिंदुओं से लोग चल रहे हैं, तो ये काफ़ी एक संवेदनशील स्थिति हो जाती है। और इस संवेदनशील स्थिति को समझने की जितनी जिम्मेदारी किसान आंदोलन के नेताओं की है, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि आखिर व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन उसने पहले इतना ज़्यादा प्रतिरोध किया कि उसके हर बात पर लोगों का अविश्वास हो गया, और किसानों को ये लगने लगा कि ये हमें हर जगह रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल मुझे जो रिपोर्ट मिली वो ये कि जो तयशुदा रास्ते थे, किसानों ने जब एक बार आग्रह किया कि हमें आउटर रिंग रोड पे जाने दिया जाए, तो तयशुदा रास्ते पर भी बैरिकेड लगा दिया। जी, वो तो मैंने खुद ही देखा है कि जो तयशुदा रास्ते में भी बैरिकेड लगे हुए थे, जिसको उनको तोड़ना पड़ा। हाँ, तो जब आपने तयशुदा रास्ते पर भी क्यों बैरिकेड लगाया, तो फिर मुझे दोनों बैरिकेड हटाने हैं, तो किसानों ने इधर का बैरिकेड हटा दिया। कुछ जगह जो दिल्ली आने वाला बैरिकेड था, किसानों ने किया क्या, उन्होंने एक के बाद एक बैरिकेड हटाया। ये विजुअल्स भी हमें दिखलाई पड़े जिसमें पुलिस घेर कर बुरी तरह पीट रही है। ये विजुअल्स भी दिखलाई पड़े जिसमें पुलिस लगातार आंसू गैस छोड़ रही है। तो अगर किसानों से बातचीत हो चुकी है, तो आंसू गैस यानी पूरी तैयारी एक तरह की युद्ध की तैयारी जैसी लग रही थी, और इससे बहुत स्पष्ट था कि उत्तेजना पैदा करने का प्रयास है ना। तो यह बिल्कुल ठीक है कि लाल किले तक नहीं जाना चाहिए था। मैं आदर्श स्थिति की बात कर रहा हूं, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं इट वाज बैड फॉर्म, है ना। ये दिखना भी नहीं चाहिए था, आपको जाना भी नहीं चाहिए था, आपको बिल्कुल अनुशासित रहना चाहिए था। लेकिन जो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि लाल किला 26 जनवरी को, जहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है, वहां कल इतने इत्मीनान से यह झुंड प्रवेश कैसे कर गया? उनको इतने इत्मीनान से प्रवेश करने का लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ कोई सख्ती नहीं दिखलाई पड़ी, है ना। सरकार की तरफ से कोई बहुत तत्परता, पुलिस की ओर से कोई बहुत तत्परता हो, ऐसा ये प्रश्न लोग कर रहे हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ज़रूर लाल किले में लोग गए, और लाल किले में एक झंडा भी फहराया, निशान साहब का झंडा, जो गुरुद्वारों पर हम लहराता हुआ देखते हैं। वो किसी अलगाववादी संगठन का झंडा नहीं है, वो
भारत के एक विशेष धर्म का प्रतीक है, वो वहाँ लगाया गया। लेकिन वहाँ जो राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था पहले से, उसको किसी ने छुआ नहीं, उसको किसी ने उतारा नहीं, किसी ने उसके ऊपर जाकर एक ध्वज नहीं लगा दिया, जैसा कि कल कटे हुए फ्रेम में प्रचारित किया जा रहा था कि देखिए ये फ्लैग कोड का वायलेशन है। तो ये बहुत मुझे दिलचस्प लगा कि कल फ्लैग कोड पूरा का पूरा कोट किया जा रहा था कि फ्लैग कैसे चलना चाहिए, ये कौन लोग कोट कर रहे थे। इस राष्ट्रीय झंडे को लेकर आप लोगों के मोहल्लों में घुस जाते हैं, आप उन पर इस राष्ट्रीय झंडे को लेकर हमला करते हैं। उस वक्त फ्लैग कोड का कोई उल्लंघन कभी भी मैंने कोट होते हुए नहीं सुना। यह राष्ट्रीय झंडा मैंने कांवरियों के जुलूस में देखा है, उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि फ्लैग कोड वायलेट हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रतीकों का सम्मान बहुत ठीक है, लेकिन जनता जो इंसाफ मांग रही है, आप उस इंसाफ की मांग का भी सम्मान कीजिए, है ना, और आप उसे अपमानित मत कीजिए। तो कल मीडिया ने यह तय कर लिया कि वो सिर्फ इन 2 विजुअल्स पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा और वो ये दिखलाएगा कि ये आतंकवादी हैं और ये अलगाववादी हैं, और वो सच नहीं बोलेगा। आधे से ज़्यादा मीडिया के पैनलिस्ट कोई किसान यूनियन से ना थे, ना कोई दिल्ली पुलिस से थे। जो लोग पॉलिटिकल बात करते हैं हमेशा वही उसी तरीके से कल ज़्यादातर प्रोग्राम्स उन लोगों ने चलाए। देखिए, जो भी आंदोलन में जिसने भी कभी हिस्सा लिया, छोटे या बड़े, और मुझे ऐसे आंदोलनों का अनुभव है, मैं खुद छात्र राजनीति में था और दूसरी जगह, हमें पता है कि जुलूस अनियंत्रित होते हैं, और छोटे जुलूस भी हों तो भी अनियंत्रित हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुख्य कारण है आप वहाँ से ध्यान भटका दीजिए। मुख्य कारण है गलत कानून, किसान विरोधी कानून। वही इसी सवाल पे आप किसान विरोधी कानूनों पर बात नहीं कर रहे हैं। उससे बल्कि भटकाने का एक तरीके से मुझे गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा दिख रहा है। मतलब कोई भी पॉपुलर रेजिस्टेंस का जो मॉडल है, चाहे वो अरब स्प्रिंग में हो या हांगकांग में चल रहे हैं अभी जो प्रदर्शन जो थे, या थाईलैंड में चल रहे हैं, वहाँ कुछ छोटी मोटी वायलेंट इंसिडेंट्स हुई है, लेकिन उससे कानूनों से जो जिनके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे उससे कभी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ अटेंशन। तो यही इसी बात पे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि कल जिस तरीके से एक तरीके से सोची समझी चाल लग रही है कि सवाल ये जो मुख्य जो कानून पे डिस्कशन ना हो और सरकार किसी तरीके से अपने फेवर पे एक नैरेटिव बनाना चाहती है, आने वाले दिनों में ये जो किसान और जो सरकार के बीच में जो ये सारा जो डायलॉग चल रहा है या जो ये आंदोलन का एक क्या स्वरूप होगा, और इससे किसको क्या कुछ सरकार को इसमें फ़ायदा मिलने वाला है या फिर किसानों का आंदोलन और मजबूत होता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, आंदोलन हम और आप तो कर नहीं रहे हैं जी। आपने कहा कि एक तबका है जो इन आंदोलनों के समर्थन में है और जो विचलित हो गया है कल की छवियों से। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं, जो उसमें शामिल हैं, वो तो फिर बैठे हुए हैं ना, सिंगू में, टिकरी में, बाकी जगह, वो तो विचलित नहीं हुए हैं। आज बल्कि काफ़ी अच्छे से फिर से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, भाषण दिया, फिर से वही डिसिप्लिन जो चाह रहे हैं हम लोग, वो उस तरीके से उन लोगों ने तो किया। उन्होंने तो नहीं किया, वो तो वापस लौट गए ना। उन्होंने कोई धोखाधड़ी नहीं की, उन्होंने कहा था कि हम वापस लौटेंगे, वापस लौटे। संयुक्त किसान मोर्चा ने लाल किले की घटना की भर्त्सना की और संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कहा कि यह उसका नहीं था। तो जब उसने अपने आप को उससे अलग कर लिया, जब एक व्यक्ति ने कहा कि वो उसके लिए जिम्मेदार है, तो अब आप उससे बात कीजिए। वो संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह ना भी हो, मैं कह रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे लोग थे और एक उत्तेजनावश कुछ लोग लाल किले में चले गए, तो वह एक ऐसी घटना नहीं है जिससे हम यह माने कि यह किसान आंदोलन अपने रास्ते से विचलित हो गया। हमने देखा कि किसान आंदोलन ने जो तय किया था वो कर रहा है। उसने तय किया था कि वो ट्रैक्टर रैली करेगा, वापस वो उसी जगह पर चला जाएगा जहाँ वो बैठे हुए थे, वो वहाँ अभी भी बैठे हुए हैं। अब यह समझदारी फिर से सरकार की है। सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है 2 साल के लिए कानूनों को स्थगित करने का। इस तरह अब एक तरह से सरकार ने यह बात मान ली है कि उसने जो हड़बड़ी दिखाई थी पहले अध्यादेश लाकर, क्योंकि आप अध्यादेश कब लाते हैं भाई? संसद का सत्र होगा
संसद के सत्र में हम बात करेंगे और कानून बनेगा। उसके पहले जब आप अध्यादेश लाते हैं, इसका मतलब कोई बहुत हड़बड़ी है, उसको लाए बिना कुछ बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आपने ये जो बहुत हड़बड़ी दिखाई थी, अब आपने खुद स्वीकार किया जब आप स्थगित करने की बात कर रहे हैं कि हड़बड़ी जैसी कोई चीज़ नहीं है, इससे कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है। तो जब पहाड़ नहीं टूटने वाला है तो उसका विधिसम्मत तरीका यही है जो सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार कोई कार्यकारी आदेश से संसद द्वारा पारित कानून को वापस नहीं ले सकती। उसको या तो अध्यादेश लाना पड़ेगा या उसे वापस संसद से ही इनको स्थगित करना पड़ेगा या वापस लाना पड़ेगा। तो फिर सरकार एक कदम आगे बढ़ सकती है। अगर उसे ऐसा लगता है कि इन कानूनों में वाकई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, तो वह एक विचार विमर्श की प्रक्रिया चला सकती है, विश्वास वापस हासिल कर सकती है। ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस शासक दल के मतदाता हैं, है ना। तो ये उनके मतदाता भी हैं, इस बात को भी वो ध्यान रखें, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, इसको भी वो ध्यान में रखें। तो किसान आंदोलन तो अपनी जगह पर है। जो समर्थक हैं वो विचलित हो गए हैं, क्योंकि वे आंदोलन की जो रगड़ होती है वो रगड़ वे बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो जानते नहीं हैं कि आपको इस धरने को इतने दिनों तक चलाने में कितनी मेहनत, कितनी मशक्क़त, रात रात भर जागना, देखना कि वहाँ कुछ दुर्घटना ना हो जाए, कोई शरारती तत्व ना घुस जाए। ये जो एक तनाव आपकी सारी नर्व्स तनी हुई हैं, आप लगातार अटेंटिव हैं। हम क्या इस बात की कल्पना कर रहे हैं कि 2 महीने से जो नेता हैं वो किस तनाव में होंगे, वहाँ के सारे लोग किस तनाव में होंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि किस तरफ से कौन सबटेज कर सकता है इसको, क्योंकि इसकी ताक में लोग बैठे हैं। जैसा कल दिखाई पड़ा कि इस ताक में कल से पहले भी कई सारे किसान नेताओं ने ये कहा है कि इन्फिल्ट्रेशन की एक कोशिश की गई है। 2 लोगों को उन्होंने पकड़ा भी, उन लोगों ने ये एडमिट भी किया कि उनका काम था यहाँ पर जाकर ये जो शांतिपूर्ण तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे प्रोवोक करके कुछ वायलेंट इंसिडेंट कराया जाए। उनका ये तो शाहीन बाग में भी हमने देखा था कि शाहीन बाग में भी बुर्का पहन के लोगों ने घुसने की कोशिश की और वहाँ भी उत्तेजना फैलाने की कोशिश की। तो हम इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं कि एक आंदोलन को चलाना कितना कठिन काम है, एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बनाए रखना कितना कठिन काम है, और ख़ासकर तब जब हमारा पूरा प्रशिक्षण नहीं है अहिंसा में। जो गांधी ने 1919 में कहा, 1924 में कहा, 1947 में कहा, वो बात 2020 में भी ठीक है। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि किसानों को पूरी तरह से अहिंसक रहना चाहिए, और उनको रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए, वो खुद अहिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, है ना। वो खुद हिंसा में विश्वास करते हैं और वो लगातार हिंसा का प्रचार करते हैं, लेकिन वो किसानों को ये कह रहे हैं कि आपको अहिंसक रहना चाहिए। तो हम जैसे लोग जो किसानों के समर्थक हैं वो ये समझें कि आंदोलन एक लगातार परिवर्तित होने वाली अवस्था में है और उसमें क्षणिक उत्तेजना के अवसर आएंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इससे हम आंदोलन बंद कर दें। आखिर कहने की क्या कोशिश हो रही है? मतलब अगर हम पूछें कहना क्या चाहते हैं आप? क्या आंदोलन बंद कर दिया जाए, या आप सरकार को कहेंगे कि आप ऐसी स्थितियां पैदा ना होने दें? आप बार बार ये कर रहे हैं। आपने एक कानून आप ले आए CAA, उस कानून के खिलाफ भी लोग खड़े हुए, आपने उनको भी नहीं सुना, आप फिर ये कानून ले आए। तो यह आपका स्वभाव बन गया है। नहीं, इसी बात पे मोहन जी हम ये डिस्कशन समाप्त करेंगे। और जैसा कि आपने कहा, क्या आप कहना क्या चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार को कि ये कानून ना लाए, या फिर आप किसानों को कहना चाह रहे हैं आंदोलन ला लाए? ये चीज़ हमें ज़रूर समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब उत्तेजना की बात होती है, अभी हम लगातार मध्य प्रदेश और गुजरात में देख रहे हैं कि राम मंदिर के चंदे के नाम पर लगातार तिरंगा लहरा कर वो मुसलमानों के कॉलोनीज़ में घुसकर उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पथराव हो रहा है। वहाँ पर इस उत्तेजना का को मीडिया नहीं उठाता है, हमारे जैसे लोग उसको पॉइंट आउट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर
जो मूल मुद्दों से जो किसानों का जो आंदोलन लगातार चल रहा है वो एक क्षणिक उत्तेजना से उसको पूरी तरीके से डिलेजिटिमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। और इसी को हमें ध्यान में रखना होगा कि क्या आगे चलकर हम ये बात करेंगे, सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे कि ये जो मिसट्रस्ट है, ये जो परिस्थिति पैदा हुई है वो किसकी जिम्मेदारी है, और वो जाहिर सी बात है कि वो सरकार की जिम्मेदारी है। मैं जी सिर्फ अंत फिर गांधी के ही जी वाक्य से करना चाहूँगा कि हाँ, कुछ लोगों से भूल हुई हो सकती है, लेकिन अगर आप यह कहना चाहते हैं कि उस भूल के चलते मैं अपना सिविल रेजिस्टेंस बंद कर दूं, यानी मैं जो सही काम कर रहा हूं वो बंद कर दूं इसलिए कि चंद लोगों से कुछ गलती हुई है, तो मैं अपना सही काम करना बंद नहीं करूंगा। एज मीडिया भी हमारा ये सवाल होता है कि ये जो लॉज है, इनके जो क्रिटिसिज्म है, सरकार ये हमने पिछले 6 सालों में देख लिया है कि ये सरकार अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती है, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। और यही चीज़, यही वाक़या हम ये पिछले 6 महीनों से देख रहे हैं कि जहां वो पूरी तरीके से हाशिए पे खड़े किसान सवाल पूछ रहे हैं, लाखों किसान सवाल पूछ रहे हैं, और वहाँ पर वो पीछे हटने को भी तैयार है, 2 साल के लिए स्थगित करने को भी तैयार है, लेकिन फिर भी वो कमज़ोर नहीं दिखना चाह रही है, और उसी की वजह से इस पूरे मूवमेंट को एक तरीके से डिफेम करना चाह रही है, डिलेजिटिमाइज़ करना चाह रही है। इस बात को रखते हुए मैं ये डिस्कशन समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार, मैं अजय आशीर्वाद, वायर से। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।